क्या है, नागरिकों के विशेषाधिकार, नागरिकों के विशेषाधिकार। ठीक है, समझते हैं इसमें अपन किस तरह के हैं। एक तो हम बात करते हैं राइट की, ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम नियुक्ति में पात्र, ठीक है, तीसरी बात करते हैं चुनाव। ठीक है, अब देखिए, जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या किसी भी देश के व्यक्ति के नागरिकों के विशेष अधिकार क्या होते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, हम हमारे यहाँ के संविधान के तहत बात करें, तो जैसे राइट क्या क्या है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29। देखिए कैसे, मैंने भी बताया कि आर्टिकल 19 के तहत मित्र देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत उनको जीने का अधिकार है। ठीक है, तो जो नागरिक होगा उसको 19 के तहत क्या का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, बसने का अधिकार, ठीक है, ये जितने भी अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ये सब अधिकार किसके तहत है, उसको आर्टिकल 19 के तहत है। अगर आर्टिकल 16 की बात करूँ तो नियुक्ति में उसको क्या काय का अधिकार देके रखा है हमने, आरक्षण का अधिकार दी, मतलब किसी परीक्षा में इसमें काय का अधिकार देखे रखा हमने, उसको आरक्षण का अधिकार देके रखा गया। आर्टिकल 15 में इसमें भी कुछ अधिकार है, जैसे 5 आधार छोड़ दो, लिंग, मतलब कि लिंग के आधार पर हो जाता है। ठीक है, भाषा के, मतलब लिंग और कुछ 4-5 चीज़ों के आधार पर हमने उसको क्या, नियुक्ति छोड़ के, इसमें आप क्या छोड़ दो, नियुक्ति को छोड़ दो, तो इसमें भी कुछ हमने अधिकार देखे रखे गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 के अंतर्गत लिपि, संस्कृति, इन सब आधारों पर क्या देखे गए, अधिकार देके रखे गए। ये अधिकार किसके लिए है, नागरिकों के लिए। 15, 16, 19, 29 और आर्टिकल 30, ये सब अधिकार किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को, अन्य देश के व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा नियुक्ति में पात्रता, नियुक्ति में कैसे रहेगा, जैसे कि राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, यूपीएससी, ठीक है, इन सभी में अधिकार किसके पास रहेगा, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को रहेगा। ठीक है, हालांकि यूपीएससी में नेपाल की प्रजा को अधिकार है, नेपाल की प्रजा यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकती है, ये अधिकार किसके पास है, नेपाल की प्रजा के पास। लेकिन राष्ट्रपति बनने का, उपराष्ट्रपति, ये अधिकार किसको दिए गए, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को देके रखे गए हैं। इसके अलावा चुनाव में जैसे वोट डालने का अधिकार, ठीक है, इसके अलावा चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब किसके पास में है, नागरिकों के विशेष अधिकार है। देखिए, ये जितना हम समझ रहे हैं, ये प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसे ध्यान से समझते हुए चलिए आप लोग। ठीक है, देखिए इसके आगे क्या देखते हैं, इसके आगे समझते हैं एकल नागरिकता क्या होती है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप, नेचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता की प्रकृति किस तरह की होती है। ठीक है, नेचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, नेचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, इसमें समझिए। देखिए इसमें किस किस तरह की चीज़ें हैं, इसमें क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, डुअल सिटीजनशिप, एक होता है लीगल, एक कुछ समय तक के और था वो जो अब नहीं है, मतलब कि वो तो खैर हम आगे देख लेंगे 370 वाला, और एक होता है वंश वाला, वंश जन्म स्थान। ठीक है, वंश के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर। देखिए
सिंगल सिटीजनशिप वाला मामला कैसा है। सिंगल सिटी, इसको दो आधार पर समझेंगे, सिंगल एक और सिंगल एक और होता है, ठीक है, वो कैसा होता है उसे भी समझेंगे हम। देखिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, तो हमारे यहाँ पे नागरिकता कैसी राष्ट्रीय स्तर पर दी गई है, ना कि राज्यों के स्तर पर अलग अलग नागरिकता है। जैसे अमेरिका ने क्या करके रखा है, अमेरिका में व्यक्ति एक राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी नागरिक तो है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने राज्य का नागरिक भी होता है। मतलब अगर उनके पास वोटर आईडी की बात करें तो एक नेशनल कार्ड है उनके पास में, और अगर वोटर लिस्ट के आधार पर बात करें तो उनके पास राज्य का अपना एक वोटर आई कार्ड अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कैसा है, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता है हमारे यहाँ पे। इसके एग्जांपल और कौन कौन से हैं, एक तो क्या हो गया आपका इंडिया, दूसरा हो गया आपका फ्रांस, ठीक है, तीसरा इंग्लैंड, इसी से हमने लिए ये सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, और क्या है इसमें कनाडा, ठीक है। देखिए इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, ये सब कैसे सिंगल सिटीजनशिप में। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, किस स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए देश में सिर्फ एक ही नागरिक होंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि इनके राज्यों की नागरिकता अलग होगी और देश की अलग होगी, मतलब राज्य एक, मतलब राष्ट्र के नागरिक है। अगर इसी तरह से बात करूँ मैं की डुअल नागरिकता की, तो इसमें दो तरह की बात है, ठीक है। इसमें भी एक कैसा रहेगा, एक रहेगा सिंगल और एक रहेगा ड्यूअल। देखो अगर कोई व्यक्ति, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति इंग्लैंड का नागरिक है, तो वो सिंगल सिटीजनशिप के हिसाब से सिर्फ कहाँ का रहेगा, इंग्लैंड का रहेगा, ना कि वहाँ किसी राज्यों का रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति इंग्लैंड का नागरिक होने के साथ साथ फ्रांस का नागरिक भी हो सकता है, मतलब किसी अन्य देश का नागरिक होना, ठीक है। तो वो इंग्लैंड के साथ साथ कहाँ का नागरिक हो सकता है, फ्रांस का नागरिक हो सकता है। तो वो कैसी नागरिकता हो गई आपकी, ड्यूअल नागरिकता हो गई। और इसके अलावा जैसे ड्यूअल नागरिकता कैसे होगी कि वो फ्रांस का भी है और इंग्लैंड का भी, लेकिन शर्त क्या होती है उसके आधार पे कि वो जिस अन्य देश का नागरिक होना चाह रहा है वहाँ पे भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो। जैसे कोई इंग्लैंड का व्यक्ति है तो वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे राष्ट्र के स्तर पर भी एक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ही नागरिकता है। लेकिन इंग्लैंड में कैसा है, कोई व्यक्ति इंग्लैंड का नागरिक भी हो सकता है, साथ ही साथ वो कहाँ का हो सकता है, फ्रांस का भी हो सकता है, क्योंकि फ्रांस में भी ये प्रावधान है। जैसे ये प्रावधान कहाँ पर है, और उसके अलावा यूएसए में भी है। तो यूएसए में क्या सिस्टम है, देश के स्तर पर भी है, राज्य का और देश का, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इसी तरह से भारत में कैसा है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल है। मतलब यहाँ पे हम कैसे, एग्जाम्पल इंडिया, मतलब हमारे यहाँ पे ड्यूअल नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। होप कि आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा लीगल, मतलब कि कानूनी रूप से कौन नागरिक होगा। तो कानूनी रूप से नागरिक कौन होगा उसका आधार ये है कि मतलब कि जो व्यक्ति है वही क्या होगा, नागरिक होगा, जो व्यक्ति है वही नागरिक होगा। मतलब कि कोई संस्था, निगम, ये सब क्या नहीं होंगे, ये नागरिक नहीं होंगे। व्यक्ति मतलब कि होमोसेपियंस, यही क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। इसके अलावा संस्था, निगम, कंपनी, इसको नागरिक नहीं माना जाएगा। 1963 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है ये, ठीक है, कि किसी भी निगम या संस्था को नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर वंश या जन्म स्थान के आधार पर हम बात करें, वंश और जन्म स्थान, तो देखिए इसका सीधा सा फंडा, ठीक है, इसको कहते हैं यूस सोलाई, इसके वैसे ये लिखा जाता है यूस सोलाई, और एक है यूस सेग्विनिस। देखिए 3 आधार देख लिया हमने, ठीक है। 3 के आधार, उसके बाद क्या है, वंश और जन्म स्थान के आधार पर, है ना, नेचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप में। देखिए इसमें क्या है, यूस सोलाई, इसका मतलब ये है सिंपल सा भूभाग, ठीक है, और इसका मतलब ये है रक्त। सिंपल समझिए इसको, ठीक है। एक का मतलब क्या हो गया, भूभाग, और एक का मतलब क्या हो गया, रक्त। मतलब कि हमारे यहाँ पे वंश या जन्म स्थान के आधार पर कैसे नागरिकता दी जाती है। तो देखिए 1950 से लेके 1987 तक तो क्या मामला था हमारे यहाँ पे कि जो व्यक्ति भारत में जन्म ले रहा है वो कहाँ का नागरिक होगा, भारत का, ना मतलब भूभाग वाला कंसेप्ट था, ठीक है। इसके बाद 1987 से लेके 2004 तक के रहा, मतलब कि पिता, ठीक है, या फादर, ठीक है, या इसको आप ये कह लो कि इस समय ये रहा एक व्यक्ति,
ठीक है, क्या रहा, एक व्यक्ति, माता पिता में से कोई एक कहाँ का नागरिक है, भारत का। तो ये किसके आधार पर हो गया, रक्त के आधार पर हो गया। 2004 से लेके जो अब चल रहा है, इसमें आ गया है दोनों पेरेंट्स कहाँ के होने चाहिए, आपके भारत के होने चाहिए, और इसमें से एक इलीगल ना हो, या क्या ना हो, वो अवैध ना हो, ये है। ठीक है, बात समझे आप। नेचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हमने इसमें देख लिया। एकल नागरिकता वाला प्रावधान भी समझ लिया हमने कि एकल नागरिकता किस तरह से होती है, और ये भी देख लिया वंश और जन्म स्थान। अब इसमें देखते हैं हम एकल नागरिकता के अपवाद क्या है। जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 को लेके है। 370 वाला मामला था, अब नहीं रहा वो मामला। ठीक है, इसके समझ लेते हैं इसके बाद के टॉपिक में से हम। ठीक है, होप ये आप समझ पा रहे होंगे। बट छोटे छोटे से इसमें समझ रहे हैं इसको हम, और आगे चल के इसमें ही हम